हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने वहां पे कवर किया था। आज हम टॉपिक को आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो भी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है उसकी थ्योरी हमारे पास आएगी, तो जल्दी से उसे भी यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से। तो उस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपके पास टॉपिक है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और जो कि प्लांट्स में होगा। सेकंड जो उसका टाइप होगा वो हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे ह्यूमंस में, उसमें हम डाइजेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हम देखेंगे। एक्सक्रीशन देखेंगे। तो जितनी भी प्लांट्स और एनिमल की जो प्रोसेसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने यही बोला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे पता चलता है कि वो सभी क्या है, जीवित की श्रेणी में आते हैं। आपने कहा वो प्रोसेस कौन कौन से हो गया। आपने कहा जैसे ब्रीथिंग हो सकती है, जैसे ग्रोथ हो सकती है, जैसे न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स यहाँ पर हो सकता है। ये कुछ प्रोसेस यहाँ पर हो सकते हैं। आपने कहा ये वही प्रोसेस है जो इन्हें नॉन लिविंग से क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे कुछ जो सर्टेन प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ के लिए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा। हमने कहा सभी जीवित जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे कि सांस लेना, बढ़ना यानी कि ग्रोथ होना, पोषण की आवश्यकता, संतान उत्पन्न करना, और जो भी यहाँ पे स्टिमुलस होते हैं, जो भी यहाँ पे आपने कहा उद्दीपक होते हैं, उनके प्रति जवाब देना या उनका रिस्पॉन्स देना। यही चीजें हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो होम्योस्टेसिस और शरीर के समुचित कार्य को बनाए रखती हैं। उन्हें जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं तब भी होती रहती हैं जब हम सो रहे होते हैं या कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं। ये प्रक्रियाएं पौधे और जीवों सहित सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक होती हैं। ये प्रक्रियाएं पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, चयापचय, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन है। तो बेसिकली आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, आपने कहा इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिटेल ऑफ दीज प्रोसेसेस occurring in plants, animals and human beings in particular। तो आपने कहा कि इस अध्याय में हम विशेष रूप से पौधे, जानवरों और मनुष्यों में होने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, चैप्टर की एक समरी होगी कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक है। आपने कहा there are beings who live, die and become a part of nature. Again, the living organism can be differentiated from the inanimate entities और various parameters of life processes। आपने कहा ऐसे प्राणी हैं जो जीते हैं, मरते हैं और फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। जीवों को जीवन प्रक्रियाओं के विभिन्न मापदंडों पे निर्जीव संस्थानों से अलग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनसे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग यहाँ पर कर पाते हैं, वो आप भी यहाँ पे समझते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं लिविंग बीइंग की, या जो जीवित जीव होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में कवर कर ली थी। हमने कहा सबसे पहला जो गुण होगा वो क्या होगा कि मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। हमने कहा सभी जीवित जीव, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंगस है, आपने कहा कोई भी है, चाहे वो प्रोटोजोन्स है, ठीक है। आप किसी भी किंगडम की बात करें, किंगडम मोनेरा की, किंगडम प्रोटिस्टा की, किंगडम फंजाई की, किंगडम प्लांटी की, किंगडम एनिमेले की, इसमें सारे ही जो जीव है वो इंक्लूड होता है। आपने कहा सभी बने होंगे कोशिकाओं से। सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि जो जीवित जीव होगा वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। आपने कहा तो ऐसा क्या हमारे पास प्रूफ आता है कि कोशिकाओं को ही जीवन का आधार माना है कि हमने कहा वायरस। अगर हम वायरस को बोलेंगे
तो हमने कहा ये वायरस जब भी किसी जीवित जीव की कोशिका में जाता है तो ये यहाँ पे क्या करने लगता है, आपने कहा प्रजनन। प्रजनन का मतलब यही होता है कि अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना। तो ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करने लगेगा और नए वायरसेस को बनाने लगेगा, जो बेबी वायरस जिसे हम कहते हैं, या न्यू वायरस बनाने लगेगा, जो कि एक लिविंग का कैरेक्टर है कि ये बहुत जल्दी ये एक्टिव हो जाते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करने लगते हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। ये जो होस्ट होता है, होस्ट यानी कि जिस सेल की बॉडी में गया है, ये उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वायरस इतने खतरनाक आप कह सकते हैं, इतने डेंजरस आप कह सकते हैं होते हैं। ये क्या करेंगे, अपने डीएनए को, जो इनका डीएनए या इनका जो आरएनए होता है, आपने का डीएनए से नॉर्मली आरएनए बनता है, ये अपने आरएनए से, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिन्हें हम रेट्रोवायरस कहते हैं, इनमें इनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ये क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। क्या बोला है अपने का, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे एक वायरस है। अब ये क्या है, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल है। ये वायरस क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट करेगा, ठीक है। ये है आरएनए, आरएनए से बनाएगा ये डीएनए, ठीक है। ये डीएनए इसके जेनेटिक मटेरियल से ऐड हो जाएगा। तो दो प्रकार के प्रोसेस ये कर सकता है। पहले कि ये इसके जेनेटिक मटेरियल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे और अपने जेनेटिक मटेरियल को एज अ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर यूज करे, जिससे कि पूरी सेल को अब इसी का जेनेटिक मटेरियल हैंडल कर रहा है। दूसरा, ये इसके जेनेटिक मटेरियल से अटैच हो जाएगा और जैसे जैसे इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा, तो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करने लगता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने कहा कि हमने क्या बोला, ये जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंसर्ट करता है, तो ये जो वायरस है ये बना किससे होता है, आपने कहा वायरस जो है। अच्छा चलो पहले हम बात ये करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सेल का होना ही जीवन का आधार माना गया है। अब ये जो वायरसेस होते हैं, हमने कहा जब किसी लिविंग सेल में जाते हैं तो ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, यानी कि ये डिजीज भी कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये क्या है, लिविंग का नेचर है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर नहीं है, अगर ये क्या है, फ्री है, तो इसमें जीवन के कोई भी जो प्रमाण है वो नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज कि ये कोशिका से मिलकर के नहीं बना होता, इसीलिए हम इसे जीवित की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो किस चीज से मिलकर के बना होता है, आपने कहा यहाँ पर होते हैं प्रोटीन के कवरिंग, जिन्हें कैप्सिड कहते हैं, और ये होता है जेनेटिक मटेरियल, जो सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये है प्रोटीन और ये है जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि हमने कहा कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेल पाई ही नहीं जाती है। सेल जो होगी वो किन किन चीजों से मिलकर के बने होंगे, सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बनी होगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट और लिपिड की जो दो लेयर से मिलकर के बनी होती हैं, जिसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में आपने कहा यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है, जो कि वायरस में नहीं होते। हमने कहा जितने भी जीव हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि वायरस में सेल पाई ही नहीं जाती, इसीलिए हम वायरस को जीवित की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब समझ आया कि क्यों यहाँ पर हमने कोशिका को जीवन का आधार माना है, क्योंकि जिसमें कोशिका नहीं है उसे हम जीवित की श्रेणी में तो नहीं रखेंगे। वायरस को निर्जीव की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है, क्योंकि आपने कहा ये रेप्लिकेट करता है जब ये लिविंग सेल के अंदर जाता है। तो इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बीच में हम इसे रख सकते हैं। तो पहली चीज, ये सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने होंगे, ठीक है। दूसरा, जो जीव होते हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे हम तो रिस्पॉन्स देते ही हैं, जब गर्मी लगती है तो हमारा वो रिस्पॉन्स होता है कि हमें फील हो रही है गर्मी, जब हमें ठंड लगती है, ठीक है। हमने कहा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जिसमें दोनों ही कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में आपने कहा यही है, टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सनलाइट होती है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, ये सारी क्या है, आपने कहा एबायोटिक है। बायोटिक में जितने भी जीव होते हैं,
तो जीवों के प्रति भी हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। किसी ने हमें कुछ बोला, हम सुनते हैं। हमने शेर को देखा, वो बोलता तो नहीं है, पर हमने शेर को देखा, हम डर गए, वो भी हमारा रिस्पॉन्स है। हमने स्नेक को देखा, हम भाग गए, वो भी हमारा रिस्पॉन्स है। हमने फूल को देखा, हमें उसे देख करके अच्छा लगा, वो भी हमारा रिस्पॉन्स है। तो ये सारे हमारे रिस्पॉन्स, हमने कहा फूड है, खाना है, उसको देख करके हमारे मुंह में पानी आना, वो भी हमारा रिस्पॉन्स है। ये तो है ह्यूमन, ऐसे सभी जीव करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जो यहाँ पे प्लांट्स है वो भी रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर पौधे को टाइम टू टाइम पानी दे तो पौधा अच्छा रहता है, उसे धूप चाहिए, उसे पानी चाहिए। अगर उसे धूप पानी आपने नहीं दिया तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। अगर आपने फिर भी नहीं दिया तो प्लांट की डेथ हो सकती है। और अगर आप उसे फिर से पानी देते हैं तो पौधा जो है वो धीरे धीरे करके फिर से सही होने लगेगा, खिलने लगेगा, उस पर फूल निकलने लगेंगे। तो ये प्लांट का रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो आपने कहा जो जीवित होगा वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स देगा। थर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। और ग्रोथ हमने प्रीवियस लेक्चर में कही थी कि दो टाइप की ग्रोथ होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो जीवित जीव होंगे उनमें इंटरनल ग्रोथ यहाँ पे पाई जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा फोर्थ कि इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी को ऑब्टेन भी करते हैं, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा तो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, और इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन होते तभी इनका अस्तित्व बना रहता है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा जो जीवित जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाए जाते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी में सिर्फ सेल पाई जा रही है, किसी में टिश्यू तक बन गए हैं, किसी में अब ऑर्गन बनने लगे हैं, किसी में ऑर्गन सिस्टम बनने लगे हैं, जो कि क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इन सारे कैरेक्टर्स को नोट कर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, आपको डेफिनेशन बता रखी है। आपने कहा द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। आपने कहा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो मेंटेनेंस है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हों, चाहे वो सो रखी हों या वो बैठ रखे हों। The processes which together perform a function of a maintenance of life are known as or called as a life processes। हमने कहा वो प्रक्रियाएं जो साथ मिलकर लाइफ या जीवन को क्या करती है, बैलेंस रखती है, संतुलित रखती है, मेंटेन रखती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। आपने कहा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, circulation and excretion are examples of essential life processes. In unicellular organism, these processes are carried out by a single cell। आपने कहा जो एक कोशी के जीव होंगे उनमें ये सारी प्रोसेस एक ही सेल में होगी, जो बहुकोशी के जीव होंगे उनमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। तो आपने कहा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। तो हमने क्या बात की है, जीवित जीवों का रखरखाव आवश्यक है, भले ही वो चल रहे हों, आराम कर रहे हों या वो सो रहे हों। वही प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन के अनुरक्षण का कार्य करती हैं जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं के उदाहरण हमारे पास आते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होंगी। जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें ये प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से विकसित जो तंत्र है वो मौजूद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, तो अमीबा में आपने कहा कि जो डाइजेशन है, यानी कि वो फूड इनटेक कर रहा है, डाइजेशन भी उसी सेल से होगा। आपने कहा एक्सक्रीशन भी उसी सेल में होगा, रेस्पिरेशन भी उसी सेल में होगा। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो एक ही कोशिका यहाँ पर कर रही है। लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है जिसमें डाइजेशन आपका है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस या कुछ जैव प्रक्रम के उदाहरण हमारे पास आते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इतना हम समझते हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो ये हम समझते हैं कि ये हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें निर्जीवों से अलग करती हैं और जो जीवों में ही पाई जाती हैं, सजीवों में ही पाई जाती हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहली लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई गई थी कि पहली लाइफ प्रोसेस हमारे पास क्या आएगी, न्यूट्रिशन आएगी, ठीक है।
क्या होता है न्यूट्रिशन? एक सिंपल सा लाइन डायग्राम है जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। हमने कहा भोजन को भोजन का निर्माण, ठीक है, ये चलिए ये डेफिनेशन सिर्फ ऑटोट्रॉप के लिए होगी, तो हमने कहा एक ऐसी डेफिनेशन जो सबके थे, आपने कहा भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, उसके बाद पाचन के बाद हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। फिर इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। फिर इस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा क्या होगा, उपयोग होगा। जब उपयोग होगा तो हमने देखा कि क्या होगी, शरीर की वृद्धि व विकास। तो ये पूरी एक जो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन डायग्राम है, जिसमें हमने कहा कि खाना खाया, भोजन ग्रहण किया, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ। डाइजेशन जब होता है तो हमने कहा कि जो पाचित भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज हमारे पास आया है। उसके बाद उस ग्लूकोज से एनर्जी निकली है, उस एनर्जी का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया गया है। उपयोग किया गया है और उसके बाद जब उस ऊर्जा का उपयोग किया गया तो शरीर की वृद्धि और विकास होती है। ये प्रोसेस भोजन ग्रहण करने से लेकर के शरीर के द्वारा ऊर्जा को उपयोग करने तक की जो प्रोसेस है, या शरीर की वृद्धि और विकास होने तक की जो प्रोसेस है, पूरी न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। ठीक है, तो पढ़ ले एक बार डेफिनेशन। हमारे पास आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण क्या। आपने कहा न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट into energy and other vital nutrients required for life। आपने कहा पोषण भोजन लेने, यानी कि भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा और उससे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे। हमने कहा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त कर तथा उस ऊर्जा का हमारे शरीर द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, उससे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये वाले लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप खुद से डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके डेफिनेशन पूरा यहाँ पे बताती हो कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है नीड फॉर न्यूट्रिशन, कि पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो अभी तक क्योंकि हमने काफी बार यही डिस्कस कर लिया है, हमने कहा क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पोषण की आवश्यकता है। अब हमने कहा ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ये ऊर्जा मिलेगी हमें पोषक तत्वों से, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमने कहा जब हम क्या करेंगे, फूड को इनटेक करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, तब हमें पोषक तत्व मिलेंगे। इन पोषक तत्वों से हमें क्या मिलेंगे, पोषण मिलेगा। तो हमने क्या बातें की है, हमने कहा नीड फॉर न्यूट्रिशन
इसमें हमने कहा ऑर्गेनिज्म नीड्स द एनर्जी टू परफॉर्म और वेरियस एक्टिविटीज, द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, these raw materials are provided by nutrients। यानी कि जीवों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति पोषक तत्वों द्वारा की जाती है। जीवों को विकास और मरम्मत के लिए विभिन्न कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और ये जो कच्चा माल है वो पोषक तत्वों द्वारा प्रदान यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्यों हमें पोषण की आवश्यकता है। अब आपने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं, तो वे तत्व जो हमें पोषण प्रदान करते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। सिंपल सी चीज है। फिर क्लास 6-7 में आप पढ़ चुके हैं एक चैप्टर जिसमें हमने कहा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में एक्चुअली में आप पोषक तत्वों के बारे में ही बात करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के ही बारे में बात करते हैं। फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिन्हें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। हमने कहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम मात्रा में होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देख लेंगे। हमने कहा मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वह मुख्य पोषक तत्व है जिन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हैंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपने बोला कि जो खनिज और विटामिन है इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है, ये हमने प्रीवियस जो आपकी क्लास थी तब भी डिस्कस किया था, ऐसा नहीं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम चाहिए तो वो कम इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट दोनों है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। जहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी कम क्वांटिटी चाहिए, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है उनका हमारे भोजन में शामिल होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि जो यहाँ पे पोषण के प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। अब ये सारी चीजें हम जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते भी चले आ रहे हैं, तो हमें जो अपना टाइम देना है वो हमारे मेन टॉपिक पे देना है, जब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में, उनकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये तो बेसिक से आपके टॉपिक है जिन्हें हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। तो आपने कहा इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाकर पोषण कर सकते हैं, तो पोषण के ऐसे तरीकों को हम स्वपोषी कहते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यानी कि यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड, और फोटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, और उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स का यूज करते हैं, तो आपने कहा फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो वो सिंपल सी चीज़ है कि ऑटोट्रॉप का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना हो, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो निर्भर ना हो। वो अपना कच्चा माल कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा। एग्जाम्पल है प्लांट। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट लेते हैं सन से, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आपके वातावरण से, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं है। वाटर लेंगे, वो सॉइल में जो लिविंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्लोरोफिल इनमें खुद में होता है। तो बेसिकली ये किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे एनिमल, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी फंगस, किसी प्रोटोजोन, किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप या स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के दो ही एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, एक है ग्रीन प्लांट्स और दूसरे हमारे कुछ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पर वो केमिकल्स का यूज करेंगे। एनर्जी सोर्स वहाँ पे क्या होगा, आपने कहा केमिकल्स होगा। जैसे कि प्लांट्स के लिए एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा। आपने कहा अगर सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं, एनर्जी सोर्स सनलाइट है, तो फोटो ऑटोट्रॉप होंगे, क्योंकि फोटो का मतलब ही लाइट होता है। अगर एनर्जी सोर्स केमिकल है, केमिकल्स की प्रेजेंस में फूड बन रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप होंगे। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है।
क्लियर है इतना? आगे बढ़े अब। चलिए, ये एक डायग्राम है जो आपको बचपन में बहुत बार बताया जाता था जब भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यहाँ पे बताता है। तो हमारे पास आती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमारे पास आती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन क्या है ये आप घर से करके लेकर के आएंगे। रॉ मटेरियल क्या है ये हम जानते हैं, एक बार आप लोग रिवाइज करके लेकर के आएंगे। रॉ मटेरियल कैसे प्लांट में इकट्ठा होता है, पत्ती में इकट्ठा होता है, सनलाइट कैसे आती है, वाटर कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, स्टोमेटा क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लीफ होती है। लेकिन ये आंसर अभी तक तब तक हम करते थे जब तक हम छोटी क्लासेस में थे। अब आप कहेंगे कि लीफ की जो मेसोफिल सेल्स है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर होती है। तो अब हमें करना क्या है, लीफ की मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या क्या काम होता है इस रॉ मटेरियल का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।